नमस्कार दोस्तों, दुबई रूट के ऊपर बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे। आज हम दुबई रूट के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स बता दूंगा कि दुबई रूट एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल था। मैंने बहुत ट्राई किया कि 20-25 मिनट की एक वीडियो बना दूं और उसका पूरा दुबई रूट कवर हो जाए, डेट इज इम्पॉसिबल। सो मैंने इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड किया। आपको चारों देखने पड़ेंगे। आपको दुबई रूट पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा सब चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी कि दुबई रूट जो आप 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख रुपए में बहुत लोगों की चीजें खरीद रहे हो, क्या वो आपके काम की हैं भी या नहीं? ठीक, दुबई रूट आपको क्लियर हो जाएगा। इस दुबई रूट को जानने के लिए आपको 4 चीजों के बारे में पहले फोकसली समझना पड़ेगा। कहाँ-कहाँ पे हम लोग डिफाइन हो रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे हमारे ऊपर क्या-क्या प्रोविजन लग रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे हमारे ऊपर क्या-क्या एक्ट अप्लाई करते हैं, उन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको थॉरोली समझना है। मैं आपको सिर्फ उतनी ही बात समझाने वाला हूँ यहाँ पे जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, जितने की आपको आपका फायदेमंद बात होगी, सिर्फ उतनी ही समझाऊंगा। अगर ये चारों वीडियो आपने देख ली तो आपके 2.5 से 3 लाख रुपए बचने वाले हैं दुबई रूट के नाम पे, जो आपसे चार्ज हो रहे हैं, जो आपसे लिए जा रहे हैं और आपका कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर वो 4 चीजें कौन सी हैं जिनके बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको कौन से एक्ट गवर्न करते हैं। अगर मैं आपको एक्ट की बात करूं तो सबसे पहले आपके ऊपर एक फेमा एक्ट करके है 1999। ये लगता है आपकी कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन सरकार के पास जा रही है। वो कहां से जा रही है? FIUIND से आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है। तीसरी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर कौन सा एक्ट चार्ज करता है? आपके ऊपर टैक्सेशन के एक्ट चार्ज होते हैं। इसको हम सिंगल में कवर कर लेते हैं, इनकम टैक्स एंड GST। अब ये GST कहां से आ गया बीच में, GST का तोता कहां से कूदा बीच में, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। चौथा एक्ट जो आपके ऊपर लग रहा है वो लग रहा है PMLA, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। ये एक्ट आपके ऊपर कैसे हिट कर रहा है, इसके लिए आपको सेफेस्ट वाला वीडियो चाहिए होगा, यानी हाउ टू विड्रॉ इन अ सेफेस्ट वे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि कैसे हम सेफेस्ट तरीके से निकालें, वही पुराना ट्रेंड हमारा। नीचे कमेंट में लिखो सेफेस्ट वे, अगला वीडियो सेफेस्ट के ऊपर होगा। इसके बीच में मुझे सेफेस्ट का वीडियो लेना ही पड़ता है, इसके बीच में मुझे सेफेस्ट का वीडियो डालना ही पड़ता है। इसलिए मैंने उसके ऊपर अभी तक वीडियो रिलीज नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था इस वीडियो के बाद आपको सेफेस्ट वे की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने उसके लिए वो कंटेंट को बचा के रखा हुआ था। इसलिए मैंने बोला ज्वाइन बटन नहीं लिया है तो नीचे ज्वाइन बटन ले लेना, क्योंकि वहां पे आपको इन सारी चीजों का एक्सेस थोड़ी सी अर्ली मिल जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे भी कमेंट करोगे, यहाँ पे भी हम उतने ही रिप्लाई देंगे जितने वहां पे देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका रिप्लाई होने में हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है आपको सिर्फ हार्ट मिलके रह जाए या थम्स अप मिलके रह जाए, लेकिन वहां पे तो हमें प्रॉपर रिप्लाई करना ही पड़ेगा, उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये 4 एक्ट हैं जो हम लोगों को गवर्न करते हैं। ठीक, इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी इंक्वायरी और थोड़ी थोड़ी स्टेटस को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फेमा को। फेमा का अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताऊं, फेमा एक बात बोलता है कि जब भी आप फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ऑथोराइज्ड AP के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, आज जब भी फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू होनी चाहिए। ऑथराइज पर्सन कौन है? बैंक्स। और जो ऑथराइज चेंजिंग एजेंट होते हैं ना, वो भी ऑथराइज पर्सन होते हैं। यानी कि आपको इंटरनेशनल कोई पेमेंट करनी है, इंटरनेशनल कोई पेमेंट लेनी है, इंटरनेशनल जाना है, उसके लिए कन्वर्जन करना है, या इंटरनेशनल से आ रहे हो उसमें कन्वर्जन करना है, तो वो इन्हीं दोनों अथॉरिटीज के थ्रू होना चाहिए और इनके सारे प्रोसीजर को कंप्लाई करके होना चाहिए। आप पे बस इतनी सी ही बात बोलता है फेमा, इसके अलावा आपको कुछ भी फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। फालतू मत सुनो, जितना मैं बता रहा हूं उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए सफिशिएंट है ये चीज, कि आपको बस ये 2 चीजें करनी है तो आप फेमा के रेगुलेशन को फुल्ली कंप्लाइड कर रहे हैं। क्योंकि आपने कोई भी एक्सचेंज किया है वो रेगुलराइज बैंक के थ्रू किया है,
आपने कोई भी पेमेंट करनी होगी तो वो भी रेगुलराइज बैंक के थ्रू करनी होगी और वो ऑथराइज पेमेंट होनी चाहिए। कल को आपसे अगर रिकॉर्ड मांगा जाए कि बताओ आपके अकाउंट में $1000 आए थे, कहां से आए थे, यू शुड हैव इनवॉइस, यू शुड बी रेगुलराइज इन दैट वे। ये कहता है हमारा फेमा। फेमा में एक और कंप्लाइंग प्रोविजन आता है कि आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी मार्केट में जो अनरेगुलेटेड है उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ये भी फेमा बोलता है। यानी कि आप एक्सएनएस में, ब्रोकर में, एक्सएम में, इक्विटी में, किसी भी ब्रोकर में आप काम नहीं कर सकते हो अनलेस वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी मार्केट में रेगुलराइज हो। हमने बोला कि भाई हम कर ही नहीं रहे इंटरनेशनल सिक्योरिटीज में काम, हम तो क्रिप्टो करेंसीज में काम कर रहे हैं डेट इज रेगुलेटेड इन इंडिया। एक बजट में ये बोला गया था कि इसके ऊपर टैक्सेशन लगा देते हैं, रेगुलराइज कर देते हैं, फुली टैक्स कर देते हैं। हम इसमें काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं क्रिप्टोज में काम। क्रिप्टो के ऊपर कोई लॉ नहीं है, हमारे इंडिया में क्रिप्टो के ऊपर कोई लॉ नहीं है। मैं चाहूं मैं क्रिप्टो एक्सचेंज खोल दूं, कोई और चाहे कोई और एक क्रिप्टो एक्सचेंज खोल दे। तो जब यहाँ पे कोई लॉ नहीं है तो मैं इस मार्केट में काम ना करके मैं उस मार्केट में काम कर सकता हूं जो जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है। जब तक वो चीज डिफाइन नहीं करोगे फेमा में, मैं उसके नॉन कंप्लायंस में तो फंस ही नहीं सकता। यानी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए इस बात से हम एग्री करते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई आपने मान लो एक्सएनएस में काम किया, एक्सएनएस में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अभी सिर्फ हम फेमा के ऊपर चल रहे हैं, फेमा के बाद हम एफआईयू, एफआईयू के बाद हम पीएमएलए, पीएमएलए के बाद जीएसटी इनकम टैक्स, और इन चारों का समेशन निकाल के हम आपके सामने एक पिक्चर रखेंगे, एक पूरी पिक्चर को डिफाइन करेंगे जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या आपका वो 2.5 लाख रुपए खर्च करना ठीक है या आप उसके अलावा भी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। बाहर जाना है इनमें से कुछ कंप्लेशन के लिए, तो आप कैसे जाओगे वो भी हम बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। तो वीडियो पूरा छोड़ के मत जाना भैया, यहाँ पे ऐसी बातें करते हैं कि आपके फायदे के सौदे होते हैं। कोई भी हम ऐसी बात नहीं कर रहे जिसमें आपका कोई नुकसान हो रहा हो। हम कभी भी किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे, हम कभी भी किसी चीज के लिए आपसे चार्ज नहीं कर रहे। हाँ, कुछ चीजों में हमारी सर्विसेज हैं तो उस चीजों में हमें आपसे चार्ज करना हमारा धर्म है, हमारा राइट भी है। और भाई देखो, यहाँ पे आया हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, 2-3 घंटे बर्बाद कर रहा हूँ, दिन में 2-3 घंटे लगते हैं आपके लिए पूरा कंटेंट खोज के, उसके ऊपर वीडियो बना के, उसको एडिट करवा के, उसको सारे ये करके डालने में, तो एवरीथिंग कंज्यूम कॉस्ट। ये स्क्रीन लगी है, ये भी पैसों में आई है, मेरे को कोई फ्री में नहीं दे के गया भाई, ठीक। तो भैया कुछ तो चार्जेस आपके ऊपर डलेंगे जो कि हम डाल रहे हैं, लेकिन गलत सोर्स से नहीं डालेंगे, कह के लेंगे। जब भी लेना होगा कह के लेंगे। यहाँ पे हमें एक्सएनएस में ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग भी हमें यूएस मार्केट में करनी है या यूएस की कमोडिटीज में करनी है या यूएस के ऑयल्स में करनी है या यूएस की अदर चीजों में करनी है, ठीक। हमें इन सारी चीजों के बारे में ट्रेडिंग करनी है। तो क्या ये सारी चीजें क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है? आंसर इज नो, ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये क्या ट्रांजैक्शन है? सर मैं तो अपने इंडियन बैंक अकाउंट से इंडिया के ही किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ और मैं यहाँ जाके ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो पीएमएलए में इसका जवाब दे दूंगा आपको। इस बार पीएमएलए में जब आएंगे ना, पीएमएलए पे इसका जवाब दूंगा आपको, तबीयत से दूंगा। बहुत लोगों ने बहुत क्वेश्चन मारे ना नीचे, बहुत लोगों को समझ रखो भाई, समझ रखो, ये खोलो। लॉ इतना आसान नहीं है, अगर इतना आसान होता ना तो फिर सीए एडवोकेट ना घर बैठे होते, समझ गए। यहाँ पे समझो, ये जो मार्केट है, इस मार्केट में सिर्फ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ही रेगुलराइज किया गया है, इसको रेगुलराइज नहीं किया गया है। सर तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते? कर सकते हो, मैंने तो ऐसा नहीं बोला आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसमें जितनी भी सिक्योरिटी है
उसको यहां से रिमूव करना पड़ेगा, यानी कि आप यूएस मार्केट में काम नहीं कर पाओगे, आप यूएस 30 में काम नहीं कर पाओगे, आप एप्पल के स्टॉक में काम नहीं कर पाओगे, आप अदर स्टॉक्स में काम नहीं कर पाओगे, बाकी चीजों में आप फिर भी ट्राई ले सकते हो, आप XAU USDT में काम कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। चलिए कोई बात नहीं जी। अब फेमा कहता क्या है? फेमा सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वेदर यू हैव पेड इन इंडियन करेंसी बट यू आर ट्रांजैक्टिंग द यूएस और अदर करेंसी, यानी आपने INR में ही पे किया, बट आपने जो ट्रांजैक्शन करी वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाई, और वो हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की एक बहुत लंबी सी एक शेड्यूल दिए हुए हैं। आप कहेंगे तो वो शेड्यूल में डाल दूंगा, नीचे शेड्यूल लिख देना, वो शेड्यूल में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे फेमा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो वो आपको शेड्यूल मिल जाएंगे। दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी जो कि इन दोनों में कवर होती है, बेशक आपने INR में पे किया हो, तब भी ये ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही रूट होनी चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर ये दोनों आप कर रहे हैं तो आप कंप्लाई कर रहे हैं। सर हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर हम लीगली इसमें क्या कर सकते हैं? सर देखो, लीगली तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे USDT एक रूट बना था। अब ये USDT रूट क्या है? सरकार ने अब इसके ऊपर एक नया क्रिएशन किया है। वो नया क्रिएशन है बाइनेंस को वापस लाने का रीजन आपको समझ में नहीं आया था। मैं आपको गला फाड़ फाड़ के ये चीज चिल्ला रहा हूं कि भैया बाइनेंस में जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डेट इज ट्रेसेबल ट्रेसेबल होंगी। हाँ भैया, मैंने आपको पहले ही बोला था बाइनेंस अनरेगुलेटेड था। अनरेगुलेटेड के बाद इसके ऊपर FIU का IND का नोटिस गया, इसको पेनल्टी लगाई गई, उसके बाद इसको रेगुलराइज बनाया गया। अब FIU का काम ही क्या है रेगुलराइज बनाने के लिए, इसके बारे में चर्चा हम FIU के टॉपिक पे करेंगे। अभी फेमा को समझते हैं। USDT में जब भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डेट USDT इज क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, बट यू हैव टू डिस्क्लोज कि ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का जनरेशन क्या है, ये जनरेट कैसे हुआ है आपके पास। क्या ऐसा तो नहीं था आपने किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम किया था, उसमें आपने ये ट्रांजैक्शन को जनरेट कर लिया है? अगर आपने ऐसा कर लिया है तो इस ट्रांजैक्शन को भी आपको ऑथराइज पर्सन के थ्रू ले जाना पड़ेगा और आपको ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि भैया ये मेरी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लेना पाप है क्या? नहीं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना पाप नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना जरूरी है। आप दो चीजों में कंफ्यूज होते रहते हैं बार बार। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना कोई क्राइम नहीं है, बाहर से पैसा लाना सरकार खुश होती है उससे, लेकिन उसको जनरेट करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो सरकार की नॉलेज में हो। बाहर के बिजनेस को हमेशा सरकार प्रमोट करती आई है, सारी सरकार प्रमोट करती आई है, उससे हमारे रिजर्व बढ़ते हैं, उससे हमारा बेनिफिट होता है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि मेजर पब्लिक वहां पे कूद जाए और जाके जबरदस्ती हमारे आने की बजाय वापस चले जाए। भाई 10 में से 9 ट्रेडर तो लॉस में है ना, तो सरकार यही तो एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पे भी 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में ही है। तो ऐसा तो नहीं कि ये जो जनरेशन हो रहा है ये आने की बजाय वापस यहाँ से बाहर जा रहा है, क्रिप्टो रूट में बाहर जा रहा है, USDT रूट पे आउटसाइड इंडिया जा रहा है। इसको रेगुलराइज करने के लिए यहाँ का जनरेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जनरेशन आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। सर ये सरकार को पता कैसे लगेगा कि हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं USDT जो कि हम बाहर से लेकर आए हैं? क्वेश्चन आएगा ना।
भाई देखो, हम कह रहे हैं फेमा सिर्फ एक बात बोल रहा है, क्लियर सुनो, दोबारा सुनो, कंफ्यूजन रह जाएगा नहीं तो फिर आप कहोगे सर दोबारा बताओ, लीगल इलीगल की तरह आप फिर बोलोगे दोबारा बताओ। फिर से समझ लो कि भाई फेमा सिर्फ एक बात बोलता है, फेमा सिर्फ एक बात बोलता है कि आप जो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करेंगे, एफसीटी आप करेंगे, चाहे इसका कन्वर्जन आईएनआर में हो गया हो या क्रिप्टो में हो गया हो, ये ट्रांजैक्शन तब भी फाइनली रूट एपी के थ्रू ही होनी चाहिए और इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे को दे दी जानी चाहिए। डेट्स इट, इतना ही है फेमा में। फेमा इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहता, फेमा मना नहीं कर रहा आपसे, आप ये नहीं कर सकते। फेमा सिर्फ इतनी से बात कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन दे दो। अब हम बताएंगे कि ये रेगुलर ट्रांजैक्शन थी, ये रेगुलर ट्रांजैक्शन थी, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, ये हमारे बाकी एक्ट बताएंगे। ठीक, इस बात को समझ लिया, चलो हमने ये बात समझ ली, हमें यहां से समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं कि हमें क्रिप्टो में तो ट्रांजैक्शन करनी है, लेकिन इस रूट को नहीं देना, हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? सर हम तो एक्सयू यूएसडी में काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन हो गई है, यानी फॉरेन मार्केट में हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो सिक्योरिटी कमोडिटी मार्केट हो गई है, तो वो ट्रांजैक्शन इरेगुलर है, इसलिए हम ये ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते, तो हम दुबई चले जाते हैं। तो हम दुबई चले जाते हैं। क्यों चले जाते हो? व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? हाउ मच यू आर गेटिंग? ट्रेडिंग से आप कितना पैसा कमा रहे हो? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दिन का, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीने का, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख साल का, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आज तक का। कितना पैसा कमा रहे हो, ये आपके केस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना पैसा कमा रहे हो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से, आप कितना एक्सपर्टाइजी में हो उसकी। आप एक्सपर्टाइजी में हो, चलो हम मान लेते हैं कि आप एक एक्सपर्टाइजी में हो, एक्सपर्टाइजी में हो, तो आपने सोचा कि चलो मैं एक दुबई रूट लेता हूं और मैं दुबई में उस वाले रूट में बाहर जाके एज अ जॉब दिखा देता हूं, मैं 182 डेज के लिए बाहर रहूंगा। इसके ऊपर भी अभी बात करेंगे, ये ध्यान रखना। मैं एक एक चीज के ऊपर बात करने वाला, एक एक चीज पकड़ के बात करूंगा। कंक्लूजन आना है तो आपको एक्ट जानना ही पड़ेगा, मैं तो आपको कुछ समझा ही नहीं रहा, मैंने तो एक्ट आपको भी समझाना शुरू नहीं किया। भाई एक्ट 100 पेज का एक्ट है, अगर मैं आपको इतनी छोटी छोटी डिटेल भी नहीं दूंगा ना, तो आप कर नहीं पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मुझे यहाँ तक जाने के लिए ये पूरे प्रोसेस को लाना ही पड़ रहा है, मुझे पूरे प्रोसेस को करना ही पड़ रहा है। मैंने इसके ऊपर पूरा 1 हफ्ता सोच के आपको वीडियो दे रहा हूँ। आपको पता होगा पिछले 4 दिन में मेरा कोई वीडियो नहीं आया, मैं ट्रेवल कर रहा था और ट्रेवल करते हुए मैंने ये सोचा कि आपको क्या देना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ये आपको देना है, ये आपको सोचना चाहिए। हम एक्सपर्टाइजी वाले रूट पे आते हैं, भैया जॉब बाहर 182 डेज, हम बाहर गए, बाहर जाके हमने ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग करके वहां पे हमने अकाउंट भी खोल लिया, हमें अकाउंट भी मिल गया, हमने उस अकाउंट में पैसे भी डाल लिए। अब हम वापस इंडिया आ रहे हैं, इंडिया आते हुए हमने इस अकाउंट से पैसा इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक, और इस पैसे को इंडिया में लाके एक्सपेंड कर दिया। तो आप लीगल हो गए, आपने ये काम कर दिया, तो क्या आप लीगल हो गए? कहां लिखा है ऐसा? एक्ट में तो नहीं लिखा। एक्ट में तो सिर्फ एक बात बोल रहा है, भैया सिंपल समझो, फेमा 1999 applies to whole India, फॉरेन यानी नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया आता है तो वो डिक्लेयर करेगा क्या ला रहा है, क्यों ला रहा है, कब ला रहा है, किस लिए ला रहा है।
बेशक आप बॉर्न और बॉटम अप इन इंडिया क्यों ना हो, आप फॉरेन करेंसी ला रहे हो तो यूएसडीटी मत लाना, फॉरेन करेंसी लाना। फॉरेन करेंसी ला रहे हो, आपके दुबई अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप इंडिया लेकर आ रहे हो, लाओ। जब इंडिया लेकर आ रहे हो तो उसका सोर्स डिफाइन करो, आपके पास ये पैसा कहां से आया। आपने बोला जी मैंने ट्रेडिंग करी बाहर जाके, वहां से आया, बहुत बढ़िया, आप कर सकते हो। क्या आपने इसके ऊपर टैक्स जमा किया है इंडिया में? सर टैक्स कहां से आया, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं, ये तो 182 डेज आपने बोला था। भाई तुम फेमा के लिए नॉन रेजिडेंट हो, इनकम टैक्स तुम्हारे ऊपर वैसे ही लगेगा जैसे तुम इंडियन हो, क्योंकि क्योंकि तुम बॉर्न और बॉटम अप इन इंडिया हो तो इंडियन सिटीजन। बाहर जाके तुम एनआरओ बने हो, एनआर थोड़ी बने हो। सर ये एनआर एनआरओ ये सब क्या है, ये सब चीजें आपको बताएगा नीना वंडर। 2.5 लाख रुपए कोर्स दिखेगा कैसे भाई। फेमा में आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जब भी आप दुबई से वापस इंडिया पैसा लाओगे। आप अगर दुबई जा रहे हो, यू हैव 2 ऑप्शंस। अब मैं आपको दुबई जाने के लिए ऑप्शंस बताता हूं। अगर आप दुबई जाना ही चाहते हो, आपके दिमाग में भसड़ हो चुकी है, आपको जाना ही है, तो भाई दुबई जाओ। दुबई में लास्ट ईयर मोर देन 182 डेज आप बाहर रहो, ठीक। इस पैसे को फॉरेन यानी दुबई अकाउंट से इंडियन अकाउंट में दो। यहीं पे आप डिक्लेयर करो योर इनकम, यहीं पे आप डिक्लेयर कर दो। इस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स पे कर दो जो भी एप्लीकेबल है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये जो ट्रांजैक्शन है, दिस ट्रांजैक्शन इज लीगल। बस आप लास्ट ईयर, आज जिस साल में हम खड़े हैं, आज हम खड़े हैं 24-25 में, अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025, इसका पहला साल 2023-24 में आप 182 डेज के लिए इंडिया के बाहर रहना। क्या कह रहा हूं मैं, इंडिया के बाहर रहना, और ये काम आप कर लेते हो तो यू विल बी लीगलाइज्ड एट ट्रांजैक्शन। अब ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि आप दुबई में रहो। आप 30 दिन टूरिस्ट वीजा मिलता है, दुबई में रहो। 30 दिन इंडोनेशिया में रहो, 30 दिन थाईलैंड में रहो, 30 दिन म्यांमार में रहो, 30 दिन किसी और कंट्री में रहो, श्रीलंका रहो, बहरीन रहो, कहीं भी रहो। जब आपके वो 30 दिन करके 182 डेज पूरे हो जाए, जब आपके 182 डेज पूरे हो जाए, अगले साल प्रोसेस रिपीट करो, लीगलाइज कर लो। क्या जरूरत है 2.5 लाख रुपए देने की, इंडियन अकाउंट में पैसा लो, इंडियन अकाउंट में काम करो। भाई मेरे पे ये लगता ही नहीं है, मैं यूएसडीटी रूट से लेकर आया हूं, डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मैं इस पचड़े में, जॉब वाले पचड़े में 2.5 लाख रुपए देके, किराया देके, रेंट देके सिंगल कंट्री में क्यों रहूं। वो 2.5 लाख रुपए को मैं अपने ऊपर, अपने टूरिज्म पे, अपनी अय्याशियों पे खर्च कर सकता हूं, समझे भाई। फेमा एक्ट सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि आप बाहर जा रहे हो, जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिस साल की आप बात कर रहे हो उससे पिछले साल में आप 182 डेज के लिए इंडिया से बाहर हो। हम नहीं पूछना चाहते आप कौन सी कंट्री में हो। जब आप इंडिया आ रहे हो तो आप फॉरेन करेंसी ला रहे हो, उस फॉरेन करेंसी की डिक्लेरेशन दे दो कि आप इतना पैसा लेकर आ रहे हो। हमने वो डिक्लेरेशन यूएसडीटी के फॉर्म में दे दी। उस इनकम के ऊपर आप टैक्सेशन को जमा कर दो। हमने वो टैक्सेशन के बारे में हम आगे अगले टॉपिक में उसी के बारे में बात करेंगे। हमने वो टैक्सेशन को जमा कर दिया। अब 2 चीजों को कंफ्यूज मत करना, हम इंडिया में रह के और इंडिया के एनआर बन के, फेमा के अकॉर्डिंग एनआर बन के हमारे प्रोविजन बदलेंगे।
हमारा मॉडिफिकेशन बदलेगा। तो दुबई रूट हम इसीलिए, जिस वीडियो के थंबनेल पे दुबई रूट लिखा है उसका टैक्सेशन अलग है, जिस वीडियो के थंबनेल पे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ टैक्सेशन लिखा है, वो इंडिया के लिए है, ये दुबई के लिए है भाई, दुबई के लिए है, दुबई के लिए है, दुबई के लिए है। यानी दुबई का मतलब है इंटरनेशनल के लिए है, इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट के लिए है, एनआर के लिए है। लेकिन एनआर की डेफिनेशन यहां पर अलग है, यहां पर डेफिनेशन अलग है, यहां पे डेफिनेशन अलग है, अलग है और अलग है। यहाँ पे आप ये पूरा रूट अगर फॉलो करते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए नहीं देने, जिस साल में आप काम कर रहे हो उससे प्रीवियस ईयर में 182 डेज के से ज्यादा के लिए आप बाहर हो और इंडिया में जब आ रहे हो तो उस पैसे का डिक्लेयर कर रहे हो, और डिक्लेयर करने के बाद उसके ऊपर जो भी आपके टैक्सेस बनते हैं वो आप जमा कर रहे हो। तो आपकी ये ट्रांजेक्शन, चाहे वो यूएस मार्केट में थी, चाहे वो आपकी किसी भी मार्केट में थी, चाहे वो गलत थी या वो सही थी, वो लीगल मानी जाएगी इंडिया के लिए। लेकिन आपके पास सारा प्रूफ होना चाहिए। अब आपको समझ में आया होगा 2.5 लाख रुपए किस बात के। वहां जाके आपको क्या ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे हमें ये पैसे दे दो यूएसडीटी, और इंडिया में आपकी फैमिली को कैश दे देंगे। अगर ये ऑप्शन मिल रहा है ना, तो भी आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ रहे हो, क्योंकि वो पैसा हवाला के थ्रू रूट हो रहा है। हवाला इंडिया में इलीगल है और गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि उठा के पैसा नहीं लेगी, तब जेल में डाल देगी। यहाँ तो सिर्फ टैक्सेशन मांग रही है। वो रूट अगर फॉलो करोगे जेल जाओगे, जेल। ये रूट में आपको कोई समस्या हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, वरना हम फेमा को दोबारा कवर कर लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया। हम फेमा के और प्रोविजन को कवर कर लेंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गया। वीडियो से लंबा नहीं करूंगा। तो फेमा में सिर्फ इतनी सी बात है, दुबई रूट इस एक्ट में सिर्फ इतना ही डिफाइन हो रहा है। इसके बाद एफआईयू में देखेंगे, फिर पीएमएलए में देखेंगे और उसके बाद इनकम टैक्स जीएसटी में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।